वेलकम टू लर्न एंड ग्रो स्टडी मैराथन। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपको पहले की यूनिट समझ में आ रही होगी। हमारा टॉपिक सबको पता है कि सॉलिड स्टेट चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12। ओके, तो आज हमारा 4th पार्ट अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। और 4th पार्ट में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कल से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो नए नए टॉपिक डे वाइज होते हैं इनका लिंक कल से है, ठीक है ना। तो ये जो वीडियोस है इनका लिंक कल से, तो कल की वीडियो देखिएगा, उसके बाद पार्ट 4 को जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, इसका मीनिंग क्या होता है? कल आपने देखा था कि जब हम सिंपल क्यूबिक में देखते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपके कितने आते हैं और बीसीसी में कितने आते हैं, सबके अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इट इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय अ पार्टिकल। जब आप सिंपल क्यूबिक में एफसीसी में जब पार्टिकल्स बैठे हैं तो जब उनकी पैकिंग हो रही होगी तो आपने देखा था पैकिंग के दौरान भी कुछ ना कुछ स्पेस खाली रहता ही रहता है। और वो जो स्पेस खाली हो रहा था उन्हें हम बोल रहे थे वॉइड्स, ठीक है ना। और वॉइड्स भी दो तरह के थे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल है। जब भी आप कोई पार्टिकल को फिल कर रहे हैं बॉक्स के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि 100% एरिया कवर हो जाएगा उसमें। जब आप एक बॉक्स में लड्डू को फिल कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ वॉइड्स तो उसमें भी विजिबल होते ही हैं। सिमिलरली जब आप एटम्स की पैकिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी स्पेस खाली है, तो कितना स्पेस वो कवर कर रहा है, तो उसी को हम बोल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब हम सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी के लिए निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके बुक्स में दिया हुआ भी है। पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज पैकिंग, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम अगर यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल की तो एज लेंथ क्यूबिक फॉर्म में देख रहे थे हम, उसकी एज लेंथ A थी, ठीक है ना। अब हमें इसमें वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, हम 3 के लिए निकालेंगे इसमें, और इसमें परसेंटेज पूछा भी जाता है। अब अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स हो रहे हैं अगर आपके, तो एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन आया तो उसमें परसेंटेज एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर सिंपल क्यूबिक, यही फॉर्मूले को मैं यहाँ लिखूंगी, बट इस बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप टैली करते जाइए, ठीक है। सिंपल क्यूबिक्स में नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल कितना होता है? 1। कल हमने निकाला था पर यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, जब हमने सिंपल क्यूबिक बनाया था तो हमने बोला था ना एटम्स ऐसे कॉर्नर की तरफ होते हैं। हम एटम को स्फेरिकल ही अज्यूम करते हैं, ठीक है ना, स्फेयर में ही अज्यूम करते हैं और होता भी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, तो आप एटम को स्फेरिकल अज्यूम कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल तो आपके क्यूबिक फॉर्म में दिख रहा था, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का वॉल्यूम A क्यूब, ठीक है ना। अब हमें इसमें कुछ वैल्यू पुट्स करनी है। देखो क्या करना है, ये बाकी सारा डाटा एज इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने आपको सिंपल क्यूबिक में कल रेडियस का फॉर्मूला बताया था, तो मैंने आपको बोला था, लर्न करने की एक ट्रिक बताई थी कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर A होता है सिंपल क्यूबिक में, तो रेडियस उसके बगल में आ रहा है तो कितना हो जाएगा? A/2, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक के लिए रेडियस कितना होता है? A/2। R की जगह हम पुट करेंगे A/2 का होल क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन A क्यूब। अब A क्यूब से A क्यूब कैंसिल, और अगर हम पाई की वैल्यू भी यूज करते हैं और ओवरऑल इसे सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करके चेक कीजिएगा, अगर इसे हम ओवरऑल सॉल्व भी करते हैं तो वैल्यू आती है 52.4%, ठीक है ना। तो टोटल स्पेस फिल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ सिंपल क्यूबिक इज 52.4%, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की कितनी है? 52.4%, ठीक है ना। कितना स्पेस वो कवर कर रहा है और कितना एम्प्टी स्पेस खाली है, तो ये तो पैकिंग एफिशिएंसी होगी। इसमें से 100 में से जब इसे माइनस कर देंगे तो उतना उसका एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा। तो पैकिंग के दौरान इतना स्पेस कवर होता है, बाकी जो बचता है वो एम्प्टी स्पेस, अनऑक्युपाइड स्पेस होता है, ठीक है ना। तो ये तो था सिंपल क्यूबिक के लिए। अब आप सिमिलरली यही फॉर्मूले में एफसीसी के लिए भी डाटा पुट करिए। हर चीज कॉमन होगी, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। आर की वैल्यू अब सिंपल पहले बीसीसी के लिए करिए,
सिंपल क्यूबिक हो गया। बीसीसी की अगर हम बात करें, आर की वैल्यू कितनी होती है, √3/4, ठीक है ना। चलिए, फॉर बीसीसी, फॉर बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना बताया था, 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अगेन साइड का क्यूब, इतना तो कॉमन ही है। नेक्स्ट 2 × 4/3 पाई, आर की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो रेडियस की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है बीसीसी के लिए, √3/4 a, ठीक है ना, √3/4 a का होल क्यूब, आर क्यूब है तो √3/4 का a का होल क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन a क्यूब, ठीक है। अब सब कुछ सॉल्व करेंगे, √3 की वैल्यू पुट की जाएगी, पाई की वैल्यू पुट की जाएगी, तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी आता है बीसीसी के लिए आता है 68%, ठीक है ना। अगर कोई यूनिट सेल बीसीसी में है तो उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 68% उसका एरिया कवर्ड है, रेस्ट ऑफ दिस अनऑक्युपाइड, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब आप एफसीसी के लिए खुद ट्राई कीजिए, सब कुछ सेम रहेगा, मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, ठीक है ना, सब कुछ सेम रहेगा, बस रेडियस की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। a/2√2 होता है उसमें, a/2√2, ओके। और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 हो जाता है एफसीसी के लिए। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर लेके वैल्यू पुट करके जब ओवरऑल सॉल्व भी करेंगे तो एफसीसी के लिए आ जाता है 74%। दिस इज योर पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी। तो आज का की पॉइंट, अभी का इस टॉपिक का की पॉइंट क्या हुआ, सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही थी आपकी, 52.4%, ओके। बीसीसी की कितनी आ रही थी, 68%, और एफसीसी की कितनी आई थी आपकी, 74%। ये पैकिंग एफिशिएंसी आपको याद होना चाहिए। ऐसे डिराइव करने तो नहीं आएगा, लेकिन अगर नाउ पैकिंग एफिशिएंसी के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। ये मैं आपके लिए पहले लिख चुकी हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी के बाद हमें पढ़ना है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड की हेल्प से हम कोई भी यूनिट सेल है हम उसका एज लेंथ निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, और ये भी पता लगा लेते हैं किस टाइप का वो यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी या एफसीसी है। तो एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, जैसे जैसे यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे वैसे उसका मास इंक्रीज होगा। एज द मास इंक्रीजेस डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम किसी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालें, तो देखिए डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट सेल के लिए मास ऑफ अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है। अब बात करते हैं मास ऑफ अ यूनिट सेल। उस यूनिट सेल में जितने एटम्स होंगे उन्हीं के मास से तो वो यूनिट सेल का मास डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो पहली बात तो उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो मास ऑफ यूनिट सेल अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में अगर सपोज ये हमारा एक यूनिट सेल है, इसमें एक एटम है, ठीक है। अब इसकी हमें डेंसिटी अगर निकालनी है तो मास अपॉन, अब इसका मास किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मास इस पे डिपेंड कर रहा है, तो कितने एटम, नंबर एक एटम है तो एक ही के मास पे डिपेंड कर रहा है, एक एटम मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। एक ही एटम है और उस एटम का ही मास कितना है, तो वो ये हो गया आपका। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम डिनोट कर रहे हैं जेड से, तो इसके बदले अगर 4 भी हो सकते थे, ठीक है ना, 4 भी हो सकते हैं आपके फेसेस के अकॉर्डिंग अगर ले, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हो जाता, 4। फिर मास ऑफ वन एटम देखते, एक एटम का मास के लिए करते 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो Z यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम है, फिर उनका मास कितना है, तो वो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तभी पूरे मास ऑफ अ यूनिट सेल आएगा, ठीक है। अब आप इधर आ जाइए, मास ऑफ वन एटम की अगर हम बात करें, एक एटम की अगर हम मास की बात कर रहे हैं, तो मास को जो हम निकाल सकते हैं वो एटॉमिक मास अपॉन एवोगेड्रो।
जो स्मॉल m है आपका मास ऑफ वन एटम, इसकी जगह आप मास ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो, एटॉमिक मास, ठीक है ना, ये आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो। तो हम मास ऑफ यूनिट सेल की जगह क्या लिख सकते हैं, Z इंटू कैपिटल M अपॉन एन नॉट, वेयर एन नॉट इज एवोगैड्रो, ठीक है ना। चलिए अब हमें तो निकाली थी डेंसिटी, डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे रो से, ओके। रो मास ऑफ अ यूनिट सेल ओवरऑल क्या है आपका, Z इंटू M अपॉन एन नॉट, ठीक है, होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। अब भाई यूनिट सेल की जो हम अज्यूम कर रहे थे वो यूनिट सेल को तब से हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, ये तो क्यूबिक फॉर्म में है, तो वॉल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए क्यूब। तो ओवरऑल जो आपका फॉर्मूला आया है, रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब, ओके, most important formula, okay, where rho is the density, Z is the number of atom per unit cell, M atomic mass, okay, and not Avogadro, A cube is the volume of a unit cell where A is the edge length। अब आपको न्यूमेरिकल में क्या होगा, कभी डेंसिटी निकालनी होगी, कभी मास निकालना होगा, कभी वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डेंसिटी है वो हम निकाल सकते हैं कुछ डाटा से, और वो डाटा थे हमारे एज लेंथ की हेल्प से, और एज लेंथ वगैरह तो हम एक्स रे डिफ्रैक्शन की हेल्प से निकाल रहे थे। तो अगर हम एज लेंथ निकाल पा रहे हैं तो उस यूनिट सेल की डेंसिटी भी निकाल पाएंगे, ठीक है ना। अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेंसिटी, calculate the density of BCC unit cell with edge length edge length 290 picometer, okay, and atomic mass 50 and atomic mass 50, okay। तो कैलकुलेट द डेंसिटी। सबसे पहले आप जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, हर न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग आपकी होती है, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है किसी भी सब्जेक्ट में हो तो उसकी स्टेप मार्किंग जरूर होती है, तो इसलिए आप गिवन जरूर मेंशन करिए वहां पे। तो डेंसिटी की हमें निकालना क्या है, डेंसिटी का सिंबल रो, वी हैव टू फाइंड रो हियर, एंड आफ्टर दिस व्हाट वी have given is edge length. Edge length is denoted by small a. It is given you in picometer. पिको, ठीक है ना। अगर हमें इसे सेंटीमीटर में करना है चेंज तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है। 290 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ओके ना। नेक्स्ट, एटॉमिक मास इज गिवन टू यू 50। एवोगैड्रो आपको पता है 6.02 इंटू 10 raised to the power 23, okay। Now first write formula, you have to write formula here, okay। What is the formula, Z into M upon N naught into A cube। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, ओके, बट आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगी। Z, अब ये Z नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपको मेंशन कर दिया है BCC। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होते हैं, 2, ठीक है ना। या परसों ही मैंने आपको बताया था, कल वाली वीडियो में आपको बताया था, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बीसीसी इज 2, जेड की जगह हम क्या रखेंगे 2। एम इज गिवन टू यू 50, एन नॉट 6.02 यूज कर सकते हैं, ए क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब है 290 इंटू 10 की पावर, इसे पिकोमीटर में मत लीजिएगा, सेंटीमीटर में जरूर चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। तो ताकि हम जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर में ले सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ओके ना। ग्राम पर पिकोमीटर क्यूब नहीं होता, क्योंकि मास जो होगा आपका ग्राम्स में होगा, ठीक है ना। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब,
अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो आप भी साइड में सॉल्यूशन करके आंसर फाइनल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, रो इज इक्वल टू 2 इंटू 50 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू, अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसका होल क्यूब है, 10 की पावर माइनस 10 का होल क्यूब यानी कि 10 की पावर माइनस 30 आप इसे लिख सकते हैं। 290 का होल क्यूब एज इट इज रहेगा, 290 का होल क्यूब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इंटू 10 की पावर माइनस 30, बस। तो यहां से फिर आपको 10 की पावर माइनस 30 ऊपर चले जाएगा, 10 की पावर प्लस 30 हो जाएगा, 2 इंटू 50 इंटू 10 की पावर 30 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इंटू 290 का होल क्यूब, ठीक है ना। अब आपको कैलकुलेशन अपनी करनी है, जो भी आंसर आएगा नीचे आंसर मेंशंस होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तब आप टैली कीजिएगा, और जो भी इसकी यूनिट होगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। फाइनल आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर बाद में जो मैं डिस्क्रिप्शन में आंसर दूंगी उससे टैली कर लेना, अभी हमारा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये था पहला न्यूमेरिकल आज का डेंसिटी पे बेस। तो अभी तक इस चैप्टर में कितने न्यूमेरिकल आ गए हैं। जो पहला न्यूमेरिकल हमारा आ रहा था रेडियस और एज लेंथ वाले रिलेशन के बीच में था। दूसरा हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे बताया था। इस चैप्टर से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों कवर होता है, और न्यूमेरिकल आपके पास एक डेंसिटी और एक रेडियस वाले ही है। तो आज हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डिफेक्ट्स, जो कि पूरे के पूरे थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न होना चाहिए। आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें कंप्लीट आंसर्स हैं, ठीक है ना। आप लोग अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और लास्ट में मेरे वाले आंसर नोट से टैली करके देख लीजिए। अगर कोई एरर है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ जी, और जो इंटरेस्टेड है उनको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, टेलीग्राम पे नोट्स आ जाएंगे, आप लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। एन एलिमेंट occur in BCC structure. In BCC structure, its edge length is 250 picometer. Calculate atomic mass of an element. Atomic mass of element. If density is gram per centimeter cube. Sorry, if density is 8.0 gram per centimeter cube. Now what we have to do, first write the given in the question. What we have to find is atomic mass. Here we have to find m. Now the given is A, that is 250 picometer. Again conversion into in centimeter. 250 into 10 की power minus 10 centimeter. Okay. Now atomic mass, एवोगैड्रो सभी को पता है, rho is 8.0 gram per centimeter cube. Now the formula is rho is equal to Z into m upon n naught into E cube. Now substituting here, now the formula for finding m is rho into n naught into A cube upon Z. Now the Z here is BCC structure, the value of Z is 2. तो आप यहाँ पे डाटा पुट कीजिएगा, तो फाइनल आंसर जो कैलकुलेशन के बेस पे आएगी वो, चलिए ठीक है मैं आपको बता देती हूँ। जो इसका फाइनल आंसर होगा वो आपका आ जाएगा 37.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा और आंसर देखिएगा ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 37.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई एरर आएगा तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे दो न्यूमेरिकल। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पहले भी आए हैं और हर साल आते हैं, ठीक है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बार आया है, आई होप आपने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो। अब आप लोग बोलेंगे एवोगैड्रो की वैल्यू तो फिक्स होती है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होती है, हमें इतना पता और ये आंसर भी यही आएगा इसका। बट ये एक बार क्वेश्चन आया है, दिल्ली में भी आया, दिल्ली रीजन सीबीएसई में, और फॉरेन में भी दिया गया था ये। बट इसका मेन मोटिव क्या था? स्टेप मार्किंग। जब आपको कोई न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी स्टेप मार्किंग है। तो आंसर फाइनल 6.02 इंटू 10⁻23 ही था, बट कंप्लीट मार्क्स उसी को मिले होंगे। देखते हैं इसमें क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो। एवोगैड्रो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेंसिटी है रो इज गिवन फॉर रो ऑफ NaCl क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल के लिए रो दे रखा है 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिस्टेंस दे रखा है, ए दे रखा है आपको 281 pm। बस डाटा इतना ही आपका, डेंसिटी दे रखा है, ए दे रखा है। अब आपको एन नॉट आपको पता है, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। आप यहां से ए क्यूब निकाल सकते हैं। एम आपको पता है एटॉमिक मास होता है, NaCl के लिए आपको एटॉमिक मास यूज करना है। NaCl का एटॉमिक मास 58.5 होता है, सभी को पता है, ठीक है ना, सोडियम प्लस क्लोरीन। नेक्स्ट, तो हमारे पास एम पता है हमें, एन नॉट हमें निकालना है, रो। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट उन्होंने NaCl दे रखा, कुछ मेंशन नहीं कर रहा था, BCCA, FCCA, सिंपल क्यूबिक। तो ये था इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, सिर्फ उन्होंने मेंशन कर दिया था क्रिस्टल कौन सा था, NaCl। उन्होंने आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये नहीं दिया था कि BCCA है या FCCA, तो आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा जो NaCl होता है, ये इसका जो होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, और FCC NaCl का जो यूनिट सेल होता है वो FCC होता है। तो ये बात तो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं थी कि NaCl का FCC होता है। तो आंसर तो सबने वहां पे पुट किया, लेकिन Z की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता थी। तो कोई 1 लिख के आया होगा, कोई 4 लिख के 2 लिख के आया होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट FCC के लिए वैल्यू आपको पता ही है। तो मेन यहाँ पे आपको वहां लिख के शो करना था कि Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। तो FCC के लिए नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं आपके, 4 होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, Z की वैल्यू में, और Z इज इक्वल टू 4 फॉर FCC, बस। तो जिसने ये Z की वैल्यू वहां पे मेंशन करी तो उसको फुल मार्क्स मिले। आंसर तो सभी ने निकाला होगा 6.022। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया था, एवोगैड्रो। अब 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। तो आज जो है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन इस चैप्टर का खत्म होता है। कल से हमारा होगा डिफेक्ट स्टार्ट। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में पहला हमने पढ़ा पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक के लिए अलग आया है आपका, फेस सेंटर्ड के लिए अलग आया है, BCC के लिए परसेंटेज कितना था ये आपको लर्न होना चाहिए, और कैसे हमने किस फॉर्मूले से इसे निकाला है। दूसरा, आज हमने निकालनी सीखी डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, ओके ना। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल के बेस पे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।